हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुपत आचार्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारत की राज्यव्यवस्था, जिसमें हम राजस्थान की राज्यव्यवस्था भी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हमने समझी थी भाग 3 के बारे में। तो भाग 3 हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक के अंतर्गत क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे भाग 3। भाग 3 किसके जो है किससे संबंधित है, तो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित। और ये जो भाग 3 है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या है आपका, तो भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको जो है विस्तृत रूप से समझने वाले हम। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, पहले मूल रूप से लिख लेते हैं। मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे, मूल रूप से या फिर मूल संविधान में। मूल संविधान अर्थात जब संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था और संविधान लागू हुआ था। निर्माण कब हुआ था संविधान का, तो निर्माण हुआ था कब, निर्माण आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 में हुआ था, किसका, भारतीय संविधान का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका संविधान लागू कब हुआ था, तो ये खैर ये तो एक जो है बेसिक जानकारी है, ताकि आप सभी को पता रहे कि मूल संविधान अगर बात कर रहे हैं हम, तो किसकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हुआ और साथ ही संविधान क्या हुआ, लागू हुआ, तब तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आपके मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे, 7। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार, तो वर्तमान के अंतर्गत अगर बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार, तो वर्तमान में कितने हैं आपके 6। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 कौन कौन से हैं और 7वां कौन सा था जिसको हटा दिया गया है, हटाया गया है या फिर उसका स्थान परिवर्तित किया गया है, तो ये संपूर्ण विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार कंप्लीट हम लोग लिखने वाले हैं। उससे पहला जो जिस मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया गया, तो यहाँ वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसके अंतर्गत ही आपको लिखना है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, या फिर के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, सम्मिलित था, को मौलिक अधिकारों के, या फिर ऐसे लिखे को 44वें संविधान संशोधन, को 44वें संविधान संशोधन, को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया है, तो यहाँ पर श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार के तहत, संपत्ति के अधिकार संपत्ति के अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 क के तहत क्या बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, के तहत एक
कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, 44वां जो संविधान संशोधन है आपका कब किया गया था? 1978 में। इस 1978 के अंतर्गत जब ये 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो क्या किया गया, ये जो संपत्ति का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, इसको संपत्ति के अधिकार के जो है संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसमें किस प्रकार की संपत्तियां हैं, तो यहाँ पर देखो इसके अंतर्गत अब कानूनी रूप से आप कौन सी, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या था कि पहले जैसे कोई भी उत्तराधिकारी होता था, जैसे कोई भी है तो उसको पैतृक संपत्ति मूल रूप से उसको जन्मजात ये अधिकार प्राप्त था कि उसी की होगी। लेकिन आप सभी को पता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे 2005 के अनुसार जो है स्त्री और एक महिला और एक पुरुष दोनों का ही जो है क्या है, अपने पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन वो भी कब होगा, जब वो लीगल तरीके से वो उनके जो है उनको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट जो है आपको जैसे लीगल तरीके से आए, आप किसी प्रॉपर्टी को क्या है अर्जित कर सकते हैं कानूनी रूप से ही। तो कानूनी रूप से जब आप अर्जित कर सकते हैं तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो ये कुछ रूप में हमने कल ही समझ लिया था, अब इसी को क्या है हमें विस्तृत रूप से समझना है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, किस प्रकार की संपत्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कि आपकी राजगामी संपत्ति, राजगामी संपत्ति पर किसका अधिकार हो गया है। अब यहाँ राजतंत्र जब था भारत के अंतर्गत, तो यहाँ देशी रियासतें आपके कुल कितनी थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था 565 थी, जिसमें राजस्थान में 19 थी। तो राजगामी संपत्ति अब किसके द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ही क्या करेगी, इस राजगामी संपत्ति पर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो भारत सरकार कैसे भी चाहे वैसे ही इस संपत्ति का क्या कर सकती है, प्रयोग। दूसरा क्या आ जाएगा, व्यापकगत, व्यापकगत आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आ जाएगा सागरीय संपदा, सागरीय संपदा। अब यहाँ पर देखो व्यापकगत क्या है, जो खाली जैसे व्यापकगत जो जमीन है, जैसे मान लो कि किसी के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आती है, या फिर जो है इलीगल तरीके से ली गई है, उस इलीगल जो है संपत्ति पर किसका अधिकार हो जाएगा, सरकार का। सागरीय संपदा से हम तात्पर्य समझे तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक मैप में समझेंगे, ये भारत है, भारत के इधर तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र क्या है, ये निमग्न तट आ जाता है। निमग्न तट क्या मतलब, ये तटीय क्षेत्र, तो ये तो मुख्य भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और मुख्य भूमि क्या है, पानी में डूबी हुई थोड़ी है, जलमग्न नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप से समझाना चाह रही हूँ मैं। ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत हम कह सकते हैं। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर क्या है, अरब सागर। तो यहाँ क्या जलीय क्षेत्र नहीं हो गया क्या, एक बार मैं लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से आप सभी को समझ में आ जाए। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अरब सागर। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि यहाँ पर क्या है, जलीय क्षेत्र है पूरा। अब ये मुख्य भूमि है, अब मुख्य भूमि के चारों तरफ क्या है, यहाँ पर क्या है, जल है ना। अब लेकिन जल के अलावा भी यहाँ ये जो तटीय क्षेत्र है ना, किनारे, जैसे पूर्वी तट और आपका जो पश्चिमी तट है, इनके किनारों के आसपास में कुछ क्षेत्र जो है क्या है, जलमग्न हो चुका है। इसको ये महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। तो इन महाद्वीपीय निमग्न तट से लेकर 12 मील की दूरी तक, 12 मील की दूरी तक क्या है, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या है, ये जो सागरीय संपदा है ना, इस पर किसका अधिकार हो जाएगा आपके, ये सागरीय संपदा है ना, इस पर किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट चाहे जिसे क्या कर सकती है, जैसे मान लो अब गवर्नमेंट का अधिकार है, तो भारत सरकार ने जो है यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र पर बसे हुए जो मछुआरे हैं, उनको अधिकार दे रखा है। क्या अधिकार दे रखा है कि वो यहाँ क्या कर सकते हैं, मछली जो है मछली पकड़ने का कार्य कर सकते हैं, मछली उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये हमने समझा था क्या, आपके जैसे ये हो गया राजगामी संपत्ति, व्यापकगत, सागरीय संपदा और स्वामी विहीन। खाली जो जमीन पड़ी है उनका सरकार किसी भी प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकती है। ठीक है, तो स्वामी विहीन संपत्ति, तो जैसे स्वामी विहीन संपत्ति पर क्या करेगी सरकार, कोई सार्वजनिक कोई जैसे कोई सार्वजनिक जैसे मान लो आपके महाविद्यालय खोल दे, चिकित्सालय खोल देगी, सामुदायिक भवन बनवा सकती है, पेयजल के लिए कोई टंकियां बनवा सकती है। तो इस प्रकार से जो स्वामी विहीन जो संपत्ति है, उनका भी क्या करेगी सरकार जो है अधिग्रहण कर लेगी। तो ये सभी क्या है, किसके अधिकार क्षेत्र में जा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, भारतीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण।
संपत्ति का भारतीय सरकार द्वारा अधिग्रहण। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सही प्रकार से आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो है अब हम पढ़ते हैं क्या, अब शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो आपके वर्तमान के अंतर्गत क्या है, कितने 6 मौलिक अधिकार है, इनको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो है हम शुरुआत के अंतर्गत, जैसे ये आपके कितने 6 मौलिक अधिकार है, तो इनको कंप्लीट एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार क्या है आपका, समता का अधिकार। समता का अधिकार। अब यहाँ पर ये जो समता का अधिकार है कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है, तो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 के अंतर्गत। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत है, तो 12 और 13 कहाँ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ये जब एक बार हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद में एक एक को डिटेल में हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं करनी है। 12, 13 साथ में आपका जो 33, 34, 35, ये तीनों जो 5 जो मौलिक अधिकार अधिकारों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान करते हैं, ये कानून भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देख लो, कौन सा हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये किसके अंतर्गत है, तो आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अंतर्गत है। क्लियर? उसके बाद में बात करें तो तीसरा जो मौलिक अधिकार आ जाता है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार आ जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत है, आपके अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद में बात करें हम, तो आ जाता है कौन सा आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ इनको डिटेल में हम समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपके ये 22, 23 है, ये सॉरी 23, 24 है इसके अंतर्गत। हाँ, अब यहाँ पर देखो धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से आ जाएगा, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में कौन सा अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार आपका जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में बात करें तो फिर कौन सा मौलिक अधिकार आ जाता है 5वें नंबर पर, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये कौन से जो है व्यक्तियों के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार करता है, तो जैसा कि कल लास्ट में हमने बेसिक जानकारी समझी थी मौलिक अधिकारों की, तो आपके अल्पसंख्यकों या फिर माइनॉरिटीज से संबंधित जो है ये अधिकार प्रदान कर रहा आता है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये किसके अंतर्गत आ जाता है आपका, तो अनुच्छेद 29, 30 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 29 व 30, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, छठा जो मौलिक अधिकार है आपका कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे छठा मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन वो तो हटा दिया गया है अभी, जैसा कि हमने लिखा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब यहाँ पर देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आ जाता है, तो आपके अनुच्छेद 32 के तहत आ जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आ जाता है, अनुच्छेद 32 में। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर इनको एक एक को डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो है शुरुआत से ही पढ़ेंगे हम, आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर देखो हम शुरुआत से ही पढ़ने वाले, तो आप जो है सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 12 का जो टाइटल दिया गया है ना, वो तो क्या है, राज्य की परिभाषा। लेकिन राज्य की परिभाषा कैसे है भाई, राज्य मतलब क्या है, भारत। राजनीतिक शब्दावली में एक देश को क्या बोला जाता है, राज्य। राजनीतिक शब्दावली में एक देश को राज्य बोला जाता है। भाई देखो, भारत ना राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, तो उस वक्त और जब विश्व पटल पर भी ऐसा ही था, बहुत सारे राज्य साम्राज्य फैले हुए थे, तो उनके द्वारा भी जो है विभिन्न जो शब्दावलियों के अंतर्गत किसका यूज किया गया, राज्य शब्द का, एक देश के लिए। बाद में चलकर फिर राष्ट्र और देश जो है ये शब्द प्रचलित हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इसके अंतर्गत क्या है, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा को डिटेल में अगर हम समझे ना, तो ये राज्य की क्या डेफिनेशन दी गई है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो वो क्या हो जाएगी कि यहाँ क्या हो जाएगी, राज्य ऐसा, राज्य मतलब भारत, राज्य मतलब भारत हो गया। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, हनन होता हो, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, ठीक है, जिससे मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, हनन होता हो, ठीक है, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है राज्य को ही मौलिक अधिकारों का हनन करना पड़े, तो भाई राज्य ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता हो, लेकिन राज्य ऐसे कानून जरूर बना सकता है जिससे मौलिक अधिकार क्रियान्वित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन क्या लिखेंगे इसी के अंतर्गत, परंतु मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, मौलिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कुछ अधिकारों पर रोक लगा सकता है, या फिर कुछ अधिकार ऐसा बना सकता है। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए अधिकार जो है कुछ कानून बना सकता है। कानून लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ कानून बना सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की क्या करेगा, राज्य संरक्षा करेगा, लेकिन अगर संरक्षण तो करता ही है और यहाँ पर हनन नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लो कि किसी सिचुएशन में ऐसे कोई कानून बनाए जाए, लेकिन वो मौलिक अधिकारों की क्रियान्विति के लिए होंगे जो राज्य बनाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 12 आपका स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद में अनुच्छेद 13 भी हम समझ लेते हैं क्या कहता है, फिर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत चलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13 हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर ऐसी विधियों का क्रियान्वित जो मौलिक अधिकारों से असंगत एवं अप्रतिष्ठापूर्ण है। इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं समझा दूंगी। ऐसे ऐसे अधिकारों का क्या है, क्रियान्वयन मौलिक अधिकारों से असंगत अप्रतिष्ठा। अब यहाँ तक समझ लिए स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप सभी को जो है ये चीजें कंफ्यूज करेगी क्या, कि ऐसे अधिकार कौन से हैं जिनका क्रियान्वयन जो है किया जाएगा सरकार के द्वारा, अर्थात ये जो कानून है ये लागू रहेंगे, लेकिन ये किससे असंगत है, अप्रतिष्ठापूर्ण है, किससे, मौलिक अधिकारों से। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहने की बात की जा रही है, यहाँ देखो मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखाती हूँ, तब जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में लिखेंगे, ये लाइन क्या है, इसको इजी करके मैं समझा देती हूँ। दूसरे शब्दों में ये लाइन क्या कहना चाह रही है, आपका जो अनुच्छेद 13 है ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे ऐसे कानून बने रहेंगे, ऐसे कानून बने रहेंगे जो स्वतंत्रता से पूर्व भी विद्यमान थे, जो स्वतंत्रता से पूर्व विद्यमान थे, लेकिन यह कानून लेकिन यह कानून क्या करेंगे, लेकिन यह कानून मौलिक अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक है।
यहाँ पर लेकिन यह कानून मौलिक अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्लियर। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो जब भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे कानून थे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे शिया शरीयत के कानून फॉलो करते हैं, और हिंदुओं के जो है अलग कानून थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिमों के अलग कानून है, हिंदुओं के अलग रीति रिवाज है, तो वो कानून सब बने रहेंगे स्वतंत्रता के बाद में भी, चाहे संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू जैसे 1950 में हुआ, 1950 के अंतर्गत जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में भी ऐसे कानून क्या है, बने रहेंगे। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार अगर हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो फिर क्या होगा, वो मौलिक अधिकार, हमारा जो संविधान है ना, वही सर्वोच्च होगा। अब यहाँ पर जैसे आपने कुछ जो है केसेस सुने भी होंगे, ट्रिपल तलाक वाला केस सुना होगा। तो 3 तलाक के अंतर्गत क्या होता है, महिलाओं का जो है, मुस्लिम महिलाओं का क्या होता है, मौलिक अधिकार की क्या होती है, क्षति होती है। इसी वजह से जो आपके जैसे जो मौलिक आपके जो ट्रिपल तलाक है, उसके अंतर्गत जैसे हसल, अहसल और जो है बिद्दत है, तो उसमें से बिद्दत को जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक है, इसके अंतर्गत जो बिद्दत जो तलाक हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है, और ये इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 13 है, ये क्या कहता है कि ऐसे कानून जो स्वतंत्रता से पूर्व बनाए गए थे और स्वतंत्रता के बाद में भी बनाए भी जाएंगे ना, जो भी कानून, वो बने रहेंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि उनके द्वारा मौलिक अधिकारों को या संविधान को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। संविधान को क्षति ना पहुंचने की बात की जा रही है, तो मतलब किसकी बात की जा रही है, पर्टिकुलर सामान्य जनता की, कि सामान्य जनता के अंतर्गत जो भी निवास कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, मतलब जो भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन सभी को क्या हो, नुकसान ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है, तो अच्छे प्रकार से दिख रहा है। क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है आपका, समता का अधिकार। यहाँ सबसे पहला जो मौलिक अधिकार कौन सा हो गया, आपका समता का अधिकार। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कई लोग जो है इसको समानता यूज करते, नहीं, समानता नहीं आएगा, यहाँ समता आएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सभी को समझाती हूँ। एक होता है क्या समता, और एक होता है क्या समानता। अब यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों यही है कि इक्वेलिटी इक्वेलिटी, सिमिलरिटी सिमिलरिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में ही किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो समता है ना, वो क्या करती है, वो संरक्षण भी देती है और समानता, एक तरह से समानता भी देती है, ठीक है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो यहाँ ये कोई है, कोई जैसे कोई हम समझ लेते हैं, कोई क्रिकेट का कोई एक ये तो पूरी एक दीवार है, बाउंड्री है, और इधर पूरा क्रिकेट मैच कुछ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या है कि क्रिकेट देख रहा है, वो आराम से प्रॉपर तरीके से देख पा रहा है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से बना देते हैं, बट इसका चेहरा उधर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे बाल बना देंगे, तो यहाँ पर यह आराम से देख पा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है, ये व्यक्ति है, इस दीवार के उधर भी जो है आराम से, ये दीवार के भीतर से भी उधर से देख पा रहा है क्या, क्रिकेट या कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जिसकी हाइट क्या कम है, अब यहीं तक है ये व्यक्ति, ठीक है, इसके भी ऐसे बाल बना देते, तो यहाँ पर इसकी हाइट कम है, ये यहीं तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये तो क्या है, सामान्य सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो गया, जिसको क्या है, लाभ मिल रहा था, ठीक है, या फिर इसकी स्थिति अच्छी थी। अब ये कौन सा हो जाएगा, जो वंचित वर्ग था, वंचित वर्ग से हो गया। जैसे मान लो आपका ओबीसी भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ओबीसी ले लेंगे। इसके अलावा आ जाएगा आपका एससी एसटी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके आ जाएंगे कौन से, महिलाएं भी आ जाएगी, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ ये इसके अंतर्गत आ गए वंचित वर्ग, जिनको जो है क्या है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो भी इनको जो भी सिचुएशंस है सामने, जो भी सेवाएं हैं या जो भी अवसर इनको मिल रहे हैं, उतने इनको लाभ नहीं मिल रहे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, इसको जो है लाभ देने के लिए, इस वंचित वर्ग को लाभ देने के लिए एक सीट जो है आगे खिसका दी, क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या है, ये भी प्रॉपर लाभान्वित हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी मदद की है, ये जो हमने हेल्प दी है ना इसको, ये थोड़ा सा ये सीट जो है इसके लिए आरक्षित की है, ये सीट क्या है हमने, ये क्या है, इसके लिए आरक्षित की है। तो यहाँ पर जो हमने सीट आरक्षित की है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा,
कि यहाँ हमने क्या किया है, समता का प्रयोग किया। मतलब यहाँ पर क्या किया है, सकारात्मक भेदभाव किया है किसके साथ में, सकारात्मक एक तरह से भेदभाव किया है किसके साथ में, सामान्य वर्ग के लिए। और जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ वंचित वर्ग को आगे कैसे बढ़ाया जाता, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे वर्तमान में तो काफी सारी सिचुएशंस चेंज हो चुकी है, सभी ऑलमोस्ट सभी वर्ग के व्यक्ति क्या लाभ ले रहे हैं, लेकिन ट्राइब्स अभी भी, ट्राइबल जो एरियाज है आपके जनजातीय क्षेत्र है, वहां तक जो है जो भी हमारी जो हम सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उनका ठीक प्रकार से लाभ नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो अभी भी आवश्यकता तो है आरक्षण की कहीं कहीं पे ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, या ट्राइबल जो आपका वर्ग है ट्राइबल कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अब जब हमारा जब देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और भी कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल थी, तो उस वक्त के हिसाब से जो आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये सकारात्मक जो भेदभाव किया गया था सामान्य वर्ग के साथ में, ये जरूरी था, क्योंकि क्या इन ये जो वंचित वर्ग है इनको भी लाभ जो है दे सके, क्योंकि इनकी स्थिति में जो है थोड़ा बहुत सुधार लाया जा सके, उनको इस वर्ग के बराबर लाया जा सके। क्लियर। अब जबकि समानता क्या होगी, समानता में क्या होगा भाई, जिसमें जितनी योग्यता है सब समान है, सभी दृष्टि से क्या है, सभी समान है। तो जब सभी समान है तो क्या होगा, सभी समान जो है समान प्रयास करेंगे, और समान प्रयास करेंगे तो सभी को जो है लाभ भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समानता यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, समता। क्लियर हो गया। चलो दूसरे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मान लो कोई जैसे किसी प्रकार की कोई राशन की दुकान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राशन की दुकान है, यहाँ पर एक लंबी लाइन खड़ी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये तो है कैसी लाइन, दिव्यांगजनों की लाइन। यहाँ पर ये कैसी लाइन है, सामान्य व्यक्तियों की लाइन। क्लियर, सामान्य व्यक्तियों की लाइन। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि एक दिव्यांग व्यक्ति है, ये लेट पहुंचता है इन सामान्य व्यक्तियों के जो है अपेक्षा में, लेकिन यहाँ पर जो है पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, चाहे ये लेट पहुंचे, फिर सेकंड यहाँ से, फिर थर्ड यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इनको जो है थोड़ा सा क्या है, इनको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ज़्यादा आरक्षित ये वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसे थोड़ा सा टेंशन इनको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समता की बात करेंगे हम, क्योंकि क्या है, ये इनके वर्ग इनके समान नहीं है, इसी वजह से इनको यहाँ से दो दो व्यक्ति चुन लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर एक एक व्यक्ति को जो है अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ इनको जो है अवसर के अंदर क्या दी जाएगी, प्राथमिकता। अवसरों में जो प्राथमिकता है, अवसरों में प्राथमिकता किनको दी जाएगी, जो यहाँ पर आपके जो दिव्यांगजन है। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हम लाइन के अंतर्गत हम पहले पहुंचे थे तो हमें जो है पहले मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाभ मिलेगा ना आपको, तो अवसरों में प्राथमिकता आपको वंचित वर्ग को दी जाएगी, वहां पर क्या होगी, समता। समानता कहाँ हो जाएगी, पहले अगर ये पहुंचे तो पहले ये, फिर उसके बाद में ये, तो वहां समानता होती है। तो समानता नहीं है, हमारे संविधान में क्या है, समता है। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। हम स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, समता का अधिकार। समता का अधिकार कौन सा अधिकार हो जाएगा, पहला अधिकार। ठीक है, तो समता का अधिकार अनुच्छेद कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है, तो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत है। क्लियर, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अंतर्गत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत जो पहला है, पहला कौन सा अधिकार आ जाएगा, कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कानून के समक्ष समता। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक चीज इसमें भी ट्विस्ट है, क्या है कि कानून के समक्ष समता तो है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको समता और समानता में डिफरेंस बताया कि हमने समता वर्ड यूज किया है, तो यही समता क्या करती है, कानूनों के समान संरक्षण भी देती है व्यक्तियों को। ये दोनों क्या चीजें होती है, ये भी हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपके जो है विधियों के समक्ष समता एंड द विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, विधियों के समक्ष जो समता है ना, इसमें दो प्रकार की जो है समता की बात की गई। एक तो क्या है, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। अब यहाँ देखो, ये जो कानून के समक्ष जो समता है ना, इसके अंतर्गत क्या है, ये कानून के समक्ष समता आपके कहाँ से लिया गया है, ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है ये, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इसका जो प्रथम विचारक है ना, विचार विचार सबसे पहले किसने दिया, तो विचार सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा,
दिया गया। देखो आपके एक कानूनविद है जिसको आपने एकेडमिक एग्जाम्स के अंतर्गत पढ़ा होगा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, जैसे आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आते हैं, एवी डाइसी आते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो जैसे आपकी जो है कैटलीन है, ठीक है, कानून से संबंधित थी, उन्होंने भी संप्रभुता और कानून से संबंधित विचार दिए थे। जॉन लोक रूसो है, होब्स लोक रूसो जिनको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है आपके ऑगस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ इनके अंतर्गत जो सबसे पहले जो विचार देने का कार्य किया गया था, विचार दिया गया किसके द्वारा? बाई एवी डाइसी, एवी डाइसी के, एवी डाइसी द्वारा, बाई एवी डाइसी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एवी डाइसी के द्वारा क्या दिया गया था? विचार दिया गया किसका? कानून के समक्ष समता का, कानून के समक्ष समता का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये ब्रिटेन से लिया है। कानून के समान क्या है? सभी व्यक्ति समान है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, क्या कानून के सामने क्या, जैसे कोई मान लो यहाँ पर आप कोई एग्जाम जो है फाइट करते हैं, अब यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर कैटेगरीज के हिसाब से जो है आपको पोस्ट मिलती है, तो क्या कानून के समान सभी समान है क्या? नहीं है ना। वहां पर जो एक सकारात्मक भेदभाव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये भेदभाव कैसा है? सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि जो वंचित वर्ग है उनको भी सामान्य वर्ग के समान लाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो ये संरक्षण प्रदान करती है ना ये चीज, तो ये यहाँ पर जो है इसी को भी किसके अंतर्गत ऐड किया गया? आपके कानून के समक्ष समता में। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? कानून के विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान कानून या फिर विधियों का समान संरक्षण। और ये विचार हमने कहाँ से लिया है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान, विधियों का समान संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आपके? ये जो है किसके द्वारा आपके किस जो है भारत, कौन से जो है देश के द्वारा लिया है भारत ने? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? अमेरिका के, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, और यहाँ पर ये किससे लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? विधियों के समान संरक्षण। देखो स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार कंप्लीट ही हमने कहाँ से लिए? आपके यूएसए के संविधान से, सॉरी, यूएसए के संविधान से। लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समता का जो प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। अब यहाँ पर देखो, विधियों का समान संरक्षण मतलब क्या है? जैसे महिलाएं हैं, पुरुष है, तो महिलाओं को जैसे कुछ क्षेत्रों में जैसे आरक्षण मिलता है, जैसे आपके जैसे मान लो कि कोई वैकेंसी निकली है, उसमें भी जो है जॉब से एज से रिलेटेड कुछ रियायतें मिलती है, छूट मिलती है। इसके अलावा आपको जो है नंबर के अंदर भी जो है कम मार्क्स लाने, एक दो नंबर आप कम लाएंगे तो भी चल जाएगा, महिलाएं या कोई जो है कैटेगरी, कोई आरक्षित कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर जो संरक्षण आपको दिया गया है ना आगे बढ़ाने के लिए, यही क्या है? यही विधियों का समान संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? ये आपकी जो है विधियों के सामने क्या किया जाएगा? आपका संरक्षण किया जाएगा, जो भी वंचित वर्ग है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका के संविधान से। ये टोटल जो है आपको क्या कर लेना है? उतार लेना है। देखो स्टूडेंट्स, जो है जो है आप अगर कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। लाइन टू लाइन से थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम क्लियर करने के करीब चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अनुच्छेद 15 है वो हम पढ़ते हैं। 15 क्या कहता है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 15 है आपका, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सभी व्यक्ति समान है। किस प्रकार से समान है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्म, मूल वंश, धर्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण व जन्म स्थान, इस प्रकार से लिखे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। वैसे तो ये नागरिकता वाले अधिकार में भी आपने पढ़ा था। नागरिकता जब हमने पढ़ी थी तो आपने उस वक्त भी पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जबकि 15, 16, 19, 29, 30 जो मौलिक अधिकार है वो किनको प्राप्त होते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को। तो ये आपको टेंशन नहीं करना है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाते भी चलूंगी। तो यहाँ पर वर्ण व जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, विभेद के
विरुद्ध अधिकार। क्लियर हो गया? विभेद के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि आप सभी जो है, आप चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी वर्ण से हो, कोई भी लिंग से हो, कोई भी कहीं भी जन्म स्थान आपका भारत के किसी भी कोने में जन्म होता है, तो भी आप क्या है, भारत के संविधान के सामने क्या है, समान है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लो प्राचीन काल के अंतर्गत चाहे किसी भी प्रकार की जो है परिस्थितियां रही हो, जैसे आपके अब जैसे मान लो बहुत सारे धर्म थे, उनके अंतर्गत लड़ाइयाँ रही थी, लेकिन जब हमने अपने संविधान को लागू किया तो हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना को क्या है, शामिल किया है। भारत का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है। भारत के लिए क्या है, सभी धर्म जो है समान है, और सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान तो करेगा ही भारत। क्यों? क्योंकि धर्मों की बहुलता है भारत में। लेकिन पर्टिकुलर हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमने धर्म निरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो फॉलो किया। और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द आपके कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया, जिसके अलावा 2 शब्द और जोड़े गए थे आपके, अखंडता और समाजवादी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, धर्म के आधार पर सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान। भारत में जो है धार्मिक रूप से क्या है, बहुलता है व्यक्तियों की। ठीक है, मतलब धर्मों की बहुलता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं आपके, जैसे जो है मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक रूप से क्या होंगे, सभी समान। मूल वंश, जैसे मान लो कि भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले कोई भी किसी प्रकार, आज जो व्यक्ति हैं वो हो सकता है बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, हमारे दुश्मनों का साथ दिया, लेकिन उस आधार पर वो किसी भी मूल वंश से हो, हम उस आधार पर आज के समय में उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अत्याचार उन पर नहीं कर सकते, वो समान होंगे। ठीक है। वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी जो है कोई भी लिंग हो या फिर कोई भी वर्ण हो, जन्म स्थान कहीं पर भी हुआ तो भी हम क्या नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर देखो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या प्रावधान करता है? अवसर की समानता का प्रावधान करता है। ठीक है, अवसर की समता का प्रावधान करता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में या फिर लोक व्यवहार के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये किसके तहत है? तो आपके अनुच्छेद 16 के तहत। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर अगर प्रदान किया जाएगा, भारत में किसी भी प्रकार के कोई भी अवसर जो है दिए जाएंगे, तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है, समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए जो उस अवसरों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक वर्ग को ही लाभान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे मान लो, ये जरूर है कि आरक्षित स्थान रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो नॉन क्रीमिलियर जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी कुछ जो है सीटें रहती है। तो यहाँ पर जो है क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 16 के तहत। उसके बाद में बात करें तो आपका जो है नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 17 प्रावधान करता है अस्पृश्यता का अंत। अब स्टूडेंट्स देखते हैं प्राचीन काल के अंतर्गत क्या था। अस्पृश्यता का जो है ये जो सिद्धांत है वो फॉलो किया जाता था, मतलब छुआछूत, अर्थात जो है किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे कोई भी एक, जैसे 4 वर्णों की व्यवस्था जो है शुरुआत तो कब हुई थी वर्ण व्यवस्था की? ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, जिसमें 4 प्रकार के वर्ण होते थे आपके। एक तो होता था ब्राह्मण, जो सबसे जो है उच्च जो है उच्च स्थान पर था। दूसरे आते थे आपके क्षत्रिय। जो ब्राह्मण का क्या कार्य था? अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता था। क्षत्रियों का कार्य होता था सभी जो तीनों जो ये है ना आपके जो वर्ण है, इनकी रक्षा का कार्य या फिर राज्य की रक्षा का कार्य। तीसरे होते थे वैश्य। वैश्य मतलब ये व्यापारिक जो है व्यापार का कार्य होता था। और जो 4th नंबर पे आते थे आपके शूद्र। इनका कार्य क्या होता था? जो अन्य जो 3 वर्ण है इनकी सेवा करना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ये क्या था, कर्म पर आधारित था। कब? ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत। ऋग्वेदिक काल में ये क्या था, पूरा ये सिस्टम, वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। लेकिन आगे चलकर ये किसके अंतर्गत हो गई? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए, अब हम लोग जो सरनेम लगाते हैं वो एक जन्म के आधार पर ही तो है। चाहे हम कर्म किसी भी प्रकार से करें, जैसे मान लो अगर कोई आर्मी के अंदर है तो वो क्षत्रिय वर्ण का कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सरनेम कोई दूसरा लगा रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था किस पे आधारित हो गई? अब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत किस पर आधारित हो गई थी? आपके
जन्म पर आधारित हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब ये जन्म पर आधारित हुई ना, तो जन्म पर आधारित जैसे हुई, तो जैसे मान लो कोई भी निम्न जाति से कोई भी व्यक्ति है, उसमें कितने भी चाहे योग्यता क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ में जो है समाज